माननीय प्रदेश की सरकार के सहकारिता मंत्री महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता महोदय से और सहकारी विभाग में बैठे हुए सभी अधिकारियों और नीतिकार और निर्णयकर्ताओं से एक मौलिक सी छोटी सी बात का हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब पैक्स के कर्मचारी को कार्य के बदले नियमित रूप से मासिक वेतन तक का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए तनख्वाह के रूप में मजदूरी नहीं मिल रही है, जो भूखे भजन न होए गोपाला, संभाल तेरी कंठी और माला, ऐसी हमारी सनातन संस्कृति में हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है। तो भूखे पेट किस तरह पैक्स कर्मचारी सहकारिता से समृद्धि लाएगा? भूखे पेट किस तरह सहकारिता में सहकार का भाव पैदा होगा? अगर सहकारिता में सहकार का भाव पैदा करना है तो हम सहकारिता से जुड़े हुए सभी लोगों को पहले इस बात का, इस पीड़ा का, इस बीमारी का लाइलाज का इलाज करना होगा। इस दर्द को पे मरहम लगानी होगी कि पैक्स में काम कर रहे कर्मचारी के वेतन की व्यवस्था किस तरह की जाए। वर्तमान में कार्य कर रही पैक्स में जो परेशानियां, जो परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं, उनका समाधान नहीं हुए बिना अगर और हम नई पैक्स खड़ी कर देंगे और वहां भी ये परेशानियां और बीमारियां वंशानुगत उसी बात की तरह कि किसान का बेटा कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है और पैक्स की ये परेशानियां आगे तक बढ़ती जाएगी। आज 8,000, 7,500 से 8,000 पैक्स राजस्थान में हो गई है। आने वाले समय में हो सकता है कि 8,500 हो जाए। बहुत खुशी की बात है। हमें तो इस बात की बेहद खुशी है कि सहकारिता आंदोलन का प्रचार और प्रसार हो रहा है, हमारा कुनबा और परिवार बढ़ रहा है, सहकारिता को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन इस बात की भी मौलिक आवश्यकता है कि सहकारिता मंत्रालय को, चाहे केंद्र का मंत्रालय हो, चाहे प्रदेश का मंत्रालय हो, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता को, रजिस्ट्रार महोदय को इस बात की भी व्यवस्था करनी होगी कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन को सफल करने के लिए, सहकारिता से समृद्धि में नए नवाचारों को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने के लिए सुनने में और कहने में बहुत अच्छा लगता है कि पैक्स पेट्रोल पंप चलाए, पैक्स गैस एजेंसी चलाए, पैक्स जल और संसाधन की ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था करे, पैक्स मेडिकल स्टोर चलाए। व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में ये बहुत अच्छी व्यावसायिक गतिविधियां हैं कि जिस पैक्स में आज मीटिंग करने के लिए पेन और एक 10 रुपए का पेड़ खरीदने की आर्थिक व्यवस्था नहीं है, जिस पैक्स में उस पैक्स कर्मचारी को वेतन देने की व्यवस्था नहीं है, जिस पैक्स में पानी पीने के लिए अगर कैंपर मंगाया जाता है तो उस कैंपर के पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वो पैक्स किस तरह कोई व्यावसायिक गतिविधि खड़ी कर सकती है? ये पैक्स किस तरह गैस एजेंसी चलाएगी जिस पैक्स के पास आज पीडीएस का भी काम नहीं है, जिस पैक्स के पास आज खाद बीज का भी काम नहीं है? हम तो हाथ जोड़कर शासन से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप पैक्स को पीडीएस का काम दें, आप पैक्स को खाद और बीज का काम दें, आप पैक्स को वित्तीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। पैक्स आर्थिक संपन्न और सुदृढ़ किससे होगा? सबसे पहले ऋण वितरण कारोबार में उसका जो 2% का मार्जिन कमीशन है वो उसके ऋण के आधार पर बनता है। आज एवरेज लोनिंग किसान को हम प्रदेश में कितनी कर पा रहे हैं? कितने किसान लाख, 1.5 लाख की तो बात ही छोड़ो, कितने किसान हैं जो 50,000 या 60,000 या 40,000 ले पा रहे हैं? तो जब एवरेज लोनिंग ही डे बाई डे गिरती जा रही है तो लोनिंग पर कमीशन से जब आय भी सिमटती जा रही है, घटती जा रही है, जब पीडीएस का काम उसके पास नहीं है, जब खाद बीज का काम उसके पास नहीं है, और तो छोड़िए जब ई मित्र की बात की जाती है, ई मित्र का काम करने के लिए पैक्स का ई मित्र के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, ई मित्र के पोर्टल पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का रजिस्ट्रेशन और खाता नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में किस तरह पैक्स आर्थिक सुदृढ़ और सक्षम बने, किस तरह पैक्स इन नवाचारों को लागू करे और इन बीमारू परिस्थितियों में जो प्रदेश के अंदर ज्यादातर अधिकांश पैक्स की स्थिति यही है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। खास मुलाकात की कड़ी में
आज मैं मौजूद हूँ जयपुर के अंदर, जहाँ पर राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी कर्मचारी यूनियन ने एक मीटिंग रखी थी और रजिस्ट्रार मैडम को ज्ञापन भी दिया। और उसके बाद में सहकार नेता हैं सूरजभान सिंह जी अमेरा, जिनसे अनेक बार फ़ोन पर वार्ताएं हुई, अनेक प्रोग्राम अटेंड किए। आज रूबरू होने का मौका मिला, मैं उनसे वार्ता करूंगा और उनके बारे में विशेष रूप से उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे दर्शकों के लिए, और क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए सहकार कर्मियों के लिए, उनको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे इन समस्याओं का जो हल है, चाहे वेतन का हो, स्क्रीनिंग का हो, ऐसे अनेक सवालों के बीच में। तो सबसे पहले तो अमेरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपका भी जयपुर में बहुत बहुत नववर्ष पर स्वागत और अभिनंदन है, और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की आपको और आपके माध्यम से सभी सहकारी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। तो इसके अलावा जैसे हनुमान सिंह जी राजावत साहब हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी कर्मचारी यूनियन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम हमारे राजस्थान अपेक्स बैंक के यहाँ प्रधान कार्यालय में आए और हमारे आदर्श और बड़े भाई के नाते आमेरा साहब से मिलने के लिए आए हैं, और इनके मार्गदर्शन में मिलता रहे और मार्गदर्शन में काम करने का हमारा आज विचार है। इस कारण आज इनसे मुलाकात थी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस मुलाकात में, इस कड़ी में आप भी शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं विशेष रूप से वार्ता करूंगा अमेरा जी से, क्योंकि ये अमेरा जी बहुत ही, मतलब कहते हैं ना भी, इस नींव का पहला पत्थर, उनसे विशेष रूप से उन्हीं की जुबानी। तो सर, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। कौन से सन में आप मतलब इस सहकारिता के मूवमेंट में आप शामिल हुए, कैसे उनको मोटिवेट किया, उसके बारे में शुरुआत से आप थोड़ा संक्षिप्त में अपने बारे में परिचय दीजिए। कुक्कड़ जी, वैसे कोई विशेष परिचय मेरा नहीं है, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आंदोलन से प्रेरित और प्रभावित रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आंदोलन में कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान विश्वविद्यालय में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए 2 बार छात्र आंदोलन में जेल जाने का अवसर भी मिला। तो सार्वजनिक जीवन में काम करने का एक जज्बा और एक प्रेरणा छात्र जीवन से ही थी। विचार परिवार का और संघ का कार्यकर्ता होने के नाते विभिन्न सामाजिक प्रकल्पों और सामाजिक गतिविधियों में भी काम किया। 1988 में एमकॉम करने के साथ ही मुझे राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपेक्स बैंक में सेवारत होने का ईश्वर ने अवसर दिया। चूँकि छात्र जीवन से ही सार्वजनिक जीवन और समाज के परिवेश में और जहां आप रहते हैं उसके चारों तरफ के वातावरण से रूबरू होने का, और वहां का कोई समस्या है तो उसके समाधान के प्रयास करने का स्वभाव रहा। तो बैंक में ज्वाइन करने के साथ ही बैंक कर्मचारी आंदोलन से ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जो देश का सबसे बड़ा बैंक कर्मचारी संगठन है, उससे जुड़कर हमारे जो यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर में वरिष्ठ और बहुत ही सम्माननीय नेता थे धर्मीचंद जी बंसाली, उनके नेतृत्व में, उनकी मार्गदर्शन में, या ये कहूँ कि गुरु रूप उनकी शिक्षा और दीक्षा में ट्रेड यूनियन में कार्य शुरू किया। और ट्रेड यूनियन में कार्य करते करते विभिन्न जिम्मेदारी और पद प्रदेश में मिलते गए। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन में प्रदेश के बैंक कर्मचारियों के बहुत ही महबूब नेता साथी महेश मिश्रा जी के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला। तो मुझे योग्य मानते हुए या संगठन की ज़रूरत और आवश्यकताओं को समझते हुए कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन में महासचिव के रूप में दायित्व दिया गया। बाद में जब अधिकारी संगठन को भी नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई
तो ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव का भी दायित्व संगठन के द्वारा सौंपा गया। प्रदेश में सभी बैंक कर्मचारी संगठनों का जो स्टेट फेडरेशन है, जिसे राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन कहा जाता है, उसमें उप महासचिव के रूप में, महासचिव साथी महेश मिश्रा जी हैं और उप महासचिव के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई। और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन जो सभी बैंकों का अधिकारियों का संगठन है, उसमें भी मुझे धीरे धीरे जिम्मेदारी देते हुए और आज उप महासचिव के रूप में वहाँ भी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोऑपरेटिव आंदोलन और कोऑपरेटिव क्रेडिट आंदोलन देश के सभी राज्यों में काम कर रहा है और सभी राज्यों में कर्मचारियों की हमारे यूनियन के संगठन हैं। तो अखिल भारतीय स्तर पर उन्हें संगठित करने के लिए ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन एक नेशनल फेडरेशन के रूप में कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के लिए पैक्स से लेकर अपेक्स तक और भूमि विकास बैंकों के लिए और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सामूहिक रूप से कार्य करता है। वहाँ मुझे पहले जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में राष्ट्रीय दायित्व मिला, फिर राष्ट्रीय सचिव के रूप में दायित्व मिला और अभी पिछले ही वर्ष हुए अधिवेशन में मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया गया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जो ऑल इंडिया बॉडी के कार्य समिति सदस्य हैं, जिसे संगठन में जीसी मेंबर कहा जाता है, जनरल काउंसिल मेंबर, राजस्थान से बहुत चुनिंदा 7 साथी जीसी मेंबर है, उनमें से एक मैं भी ऑल इंडिया जनरल काउंसिल का मेंबर हूँ। ये मेरे पास एक संगठनात्मक जिम्मेदारी और दायित्व के रूप में है। और बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते करते और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते करते जब मैंने महसूस किया और जब ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल इंडिया फेडरेशन में, जब राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की बैठकों में पैक्स के बारे में पूरे दिन भर विचार और चिंतन के साथ ये आवश्यकता महसूस की गई कि सभी प्रदेशों में पैक्स कर्मचारी आंदोलन जो भारी समस्याओं से ग्रसित है, जिनकी सेवा सुरक्षाएं सुरक्षित नहीं है, जिनका रोजगार सुरक्षित नहीं है, जिनके वेतन भुगतान और सेवानिवृत्ति परिलाभ की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है, जिनके चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। और ये हालात आज तब हैं जब देश को 70 साल आज़ादी को हो गए हैं। तो संगठन ने निर्देश दिए कि पैक्स कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति के लिए, उनके वाजिब हक और हुकूमत दिलाने के लिए हर राज्य में उन्हें भी संगठित किया जाए। तो प्रदेश के हर जिले में प्रवास करके, प्रदेश के हर जिले में पैक्स के साथियों से संपर्क करके, चर्चा करके, बैठकें करके, और राजस्थान का कोई भी जिला ऐसा नहीं छोड़ा जहां मैंने 2-2 दिन, 1-1 दिन का कई बार प्रवास नहीं किया हो, बैठकें नहीं की हो, और बैठकें करके सब साथियों की सहमति से सहकारी सात समितियां यूनियन का गठन किया और उस संगठन के गठन के साथ सभी साथियों को उनके हक के बारे में जागरूक किया। सबसे पहली आवश्यकता पैक्स कर्मचारी आंदोलन में इस बात की है कि हम हमारे साथियों को इस बात के लिए शिक्षित करें, जागरूक करें, इस बात का उनको आभास कराएं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, समस्याओं का समाधान क्या है और समाधान को हासिल करने की दिशा क्या है। साथियों को संगठित करके विधानसभा के सत्र पर एक बहुत बड़ी राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया, जिसे साथी लोग कहते हैं कि वो अब तक के राजस्थान की कोऑपरेटिव मूवमेंट की सबसे बड़ी रैली थी। बहुत ही अनुशासित और संयमित रैली रही, जिसे जयपुर के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नेतृत्वकर्ता के रूप में मुझे अप्रिशिएट किया। उसके बाद सरकार के सामने हम ये रखने में कामयाब रहे कि जिन की मेहनत और जिनके आधार पर प्रदेश में सहकारी आंदोलन की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सहकारी आंदोलन की बहुत बड़ी बड़ी बजट घोषणाएं की जाती है, सहकार भवन और सहकारी विभाग जितने भी नीतिगत निर्देश, आदेश, बैठकें, मीटिंगें करके जो रीति नीति और एजेंडा और कार्य तय करते हैं, वो जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, किसान के खेत और खलियान तक पहुंचाने के लिए, गांव की चौपट और चौपाल तक पहुंचाने के लिए जो कार्मिक काम करता है, वो पैक्स और लैम्प्स में कार्य कर रहा सहायक कर्मी, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन और व्यवस्थापक कर्मचारी है।
लेकिन बड़ा खेद का विषय है, एक कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता होने के नाते और विशेषकर सहकारी क्षेत्र में श्रमिक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारी पीड़ा है, ये हमारी वेदना है। ये हमारी सरकार और सहकारी विभाग से, सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों से, हमारे नियोक्ता और नीतिकारों से ये अपील है कि कोई भी तबके का कोई भी कर्मचारी जब सेवा में आता है, चाहे चौकटी का मजदूर भी जब सुबह चौकटी से कोई ठेकेदार या काम करवाने के लिए मकान का मालिक उसे अपने काम पर लेकर जाता है, तो ले जाने से पहले उसका पगार तय होता है, उसका वेतन तय होता है, उसकी मजदूरी तय होती है और मजदूरी के साथ साथ मुख्य रूप से उसके काम के घंटे तय होते हैं। वो मजदूर ये तय करता है कि बाबूजी मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करूंगा और ये काम करूंगा और आज की मजदूरी इतने रुपए लूंगा, और की हुई वार्ता के अनुसार, बनी सहमति के अनुसार वो शाम को 5 बजते ही हाथ धोकर परात और तगारी और फावड़े को रखकर और तैयार होकर बाबूजी से अपने पैसे लेकर राजी खुशी, हंसी खुशी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो भी उसे सब्जी की जरूरत होती है, तेल लूण मिर्ची की जरूरत होती है, खरीद कर अपने घर जाता है और परिवार का खुशी खुशी पालन पोषण करता है। लेकिन जिस त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे में हम काम कर रहे हैं, जिसकी नींव, जिसकी रीढ़ की हड्डी, जिसकी आधारभूत इकाई पैक्स को कहा जाता है, और हमें आज इस बात का बेहद सुखद अनुभव है, बेहद खुशी है कि देश में पहली बार केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी सहकारिता और गृह मंत्री अमित भाई शाह सहकारिता की एक नई विकास की क्रांति की मशाल देश में जलाए हुए हैं। सहकारिता को हर प्रदेश में काशी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सहकारिता से प्रदेश के आर्थिक विकास में नए नए आयाम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में, अपनी बात में अगर पैक्स और लैम्स का प्रयोग, शब्द का प्रयोग करता है, तो हमें एक सुखद अनुभव होता है, एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि देश के प्रधानमंत्री की भी जानकारी में है कि सहकारिता आंदोलन की आधारभूत इकाई, सहकारिता आंदोलन की गांव और चौपाल तक नींव पैक्स है। तो हम ये खुशी महसूस करते हैं कि शायद जब पैक्स संज्ञान में आ गया है, पैक्स के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री ने सहकारिता से समृद्धि का एक बहुत बड़ा ध्येय वाक्य, एक बहुत बड़ा नारा इस देश को दिया है। और सहकारिता में सहकार की बात गुजरात से उठकर आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे अखंड भारत में लागू की जाने की बात की जा रही है। तो इस बात की भी आवश्यकता महसूस की जानी चाहिए। हमारी माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री महोदय से, माननीय प्रदेश की सरकार के सहकारिता मंत्री महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता महोदय से और सहकारी विभाग में बैठे हुए सभी अधिकारी और नीतिकार और निर्णयकर्ताओं से एक मौलिक सी छोटी सी बात का हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब पैक्स के कर्मचारी को कार्य के बदले नियमित रूप से मासिक वेतन तक का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए तनख्वाह के रूप में मजदूरी नहीं मिल रही है, जो भूखे भजन न होए गोपाला, संभाल तेरी कंठी और माला, ऐसी हमारी सनातन संस्कृति में हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है। तो भूखे पेट किस तरह पैक्स कर्मचारी सहकारिता से समृद्धि लाएगा? भूखे पेट किस तरह सहकारिता में सहकार का भाव पैदा होगा? अगर सहकारिता में सहकार का भाव पैदा करना है तो हम सहकारिता से जुड़े हुए सभी लोगों को पहले इस बात का, इस पीड़ा का, इस बीमारी का लाइलाज का इलाज करना होगा। इस दर्द को पे मरहम लगानी होगी कि पैक्स में काम कर रहे कर्मचारी के वेतन की व्यवस्था किस तरह की जाए। बहुत खुशी की बात है कि देश के केंद्रीय सहकारिता मंत्री कहते हैं कि हम हर ग्राम पंचायत में पैक्स बनाएंगे, हर जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि वर्तमान में कार्य कर रही पैक्स में
जो परेशानियां, जो परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं, उनका समाधान नहीं हुए बिना अगर और हम नई पैक्स खड़ी कर देंगे और वहां भी ये परेशानियां और बीमारियां वंशानुगत उसी बात की तरह कि किसान का बेटा कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है और पैक्स की ये परेशानियां आगे तक बढ़ती जाएगी। आज 8,000, 7,500 से 8,000 पैक्स राजस्थान में हो गई है। आने वाले समय में हो सकता है कि 8,500 हो जाए। बहुत खुशी की बात है। हमें तो इस बात की बेहद खुशी है कि सहकारिता आंदोलन का प्रचार और प्रसार हो रहा है, हमारा कुनबा और परिवार बढ़ रहा है, सहकारिता को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन इस बात की भी मौलिक आवश्यकता है कि सहकारिता मंत्रालय को, चाहे केंद्र का मंत्रालय हो, चाहे प्रदेश का मंत्रालय हो, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता को, रजिस्ट्रार महोदय को इस बात की भी व्यवस्था करनी होगी कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन को सफल करने के लिए, सहकारिता से समृद्धि में नए नवाचारों को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने के लिए सुनने में और कहने में बहुत अच्छा लगता है कि पैक्स पेट्रोल पंप चलाए, पैक्स गैस एजेंसी चलाए, पैक्स जल और संसाधन की ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था करे, पैक्स मेडिकल स्टोर चलाए। व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में ये बहुत अच्छी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, क्योंकि हमारे अधिकांश जनप्रतिनिधियों के पास पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसियां हैं, मेडिकल का काम है। तो सुनने और कहने में बहुत अच्छा लगता है। और इस व्यवसाय को करने से धनाढ्य और संपन्नता कितनी बढ़ती है, इस बात से भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। लेकिन प्रश्न मौलिक यह है कि जिस पैक्स में आज मीटिंग करने के लिए पेन और एक 10 रुपए का पेड़ खरीदने की आर्थिक व्यवस्था नहीं है, जिस पैक्स में उस पैक्स कर्मचारी को वेतन देने की व्यवस्था नहीं है, जिस पैक्स में पानी पीने के लिए अगर कैंपर मंगाया जाता है तो उस कैंपर के पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वो पैक्स किस तरह कोई व्यावसायिक गतिविधि खड़ी कर सकती है। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का सामान्य नियम है कि उस गतिविधि को करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है और वर्किंग कैपिटल के आधार पर कोई भी वित्तीय संस्थाएं, बड़े बड़े बैंक उसको लोन और फाइनेंस करते हैं। तो ये पैक्स किस तरह गैस एजेंसी चलाएगी जिस पैक्स के पास आज पीडीएस का भी काम नहीं है, जिस पैक्स के पास आज खाद बीज का भी काम नहीं है। हम तो हाथ जोड़कर शासन से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप पैक्स को पीडीएस का काम दें, आप पैक्स को खाद और बीज का काम दें, आप पैक्स को वित्तीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। पैक्स आर्थिक संपन्न और सुदृढ़ किससे होगा? सबसे पहले ऋण वितरण कारोबार में उसका जो 2% का मार्जिन कमीशन है वो उसके ऋण के आधार पर बनता है। आज एवरेज लोनिंग किसान को हम प्रदेश में कितनी कर पा रहे हैं? कितने किसान लाख, 1.5 लाख की तो बात ही छोड़ो, कितने किसान हैं जो 50,000 या 60,000 या 40,000 ले पा रहे हैं। तो जब एवरेज लोनिंग ही डे बाई डे गिरती जा रही है तो लोनिंग पर कमीशन से जब आय भी सिमटती जा रही है, घटती जा रही है, जब पीडीएस का काम उसके पास नहीं है, जब खाद बीज का काम उसके पास नहीं है, और तो छोड़िए जब ई मित्र की बात की जाती है, ई मित्र का काम करने के लिए पैक्स का ई मित्र के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, ई मित्र के पोर्टल पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का रजिस्ट्रेशन और खाता नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में किस तरह पैक्स आर्थिक सुदृढ़ और सक्षम बने, किस तरह पैक्स इन नवाचारों को लागू करे। और इन बीमारू परिस्थितियों में जो प्रदेश के अंदर ज्यादातर अधिकांश पैक्स की स्थिति यही है। हम कुछ जुमले और उदाहरण के रूप में कुछ जिलों की कुछ चुनिंदा आदर्श पैक्स को आदर्श बताकर 90% कमजोर पैक्स का समाधान नहीं कर सकते। तो एक सहकारिता क्षेत्र में बैंक कर्मचारी अधिकारी होने के नाते भी, सहकारिता क्षेत्र में श्रमिक संगठन का प्रतिनिधि होने के नाते भी ईमानदारी से पूर्ण सद्भाव और सहकार समृद्धि के नारे का पूर्ण आत्मा से समर्थन करते हुए सहकारिता में सहकार की भावना की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो सबसे पहले यही है कि जिस राजस्थान सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत होकर कोई पैक्स
सरकार की बजट घोषणाओं को लागू कर रही है, कोई पैक्स राजीविका गोपालन जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर रही है, उस पैक्स में काम कर रहे कर्मचारी को वेतन भुगतान हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। वो कर्मचारी रिटायर होने पर अपने सेवानिवृत्ति परिलाभ के रूप में पीएफ ले जा पा रहा है, नहीं ले जा पा रहा है, ग्रेच्युटी उसे मिल रही है या नहीं मिल रही है। जब वो रिटायर होकर जाता है तो कुंवारी जवान बेटी घर पर उसको दिखती है, जिसकी शादी के लिए पैसों की व्यवस्था होती है। कहीं बेरोजगार पढ़ा लिखा बेटा घर में दिखता मिलता है। बुजुर्ग माता पिता होते हैं तो उनकी हारी बीमारी की व्यवस्था के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये बेसिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान। रोजगार मिल गया, लेकिन रोजगार के साथ अगर पगार नहीं है तो वो कैसा रोजगार है? उसको रोजगार कैसे कहा जा सकता है? रोजगार को अगर परिभाषित किया जाता है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में, तो उस आर्थिक गतिविधि के रूप में किया जाता है कि किसी सेवा के बदले जीविकोपार्जन के लिए अर्थ का भुगतान किया जाता है, उसे रोजगार कहा जाता है। जब रोजगार ही नहीं मिल रहा तो वेतन ही नहीं मिल रहा तो कैसा रोजगार है? कोई नेतागिरी नहीं, कोई राजनीति नहीं। हम तो हमारी पीड़ा को मातहत कर्मचारी के रूप में, इस विभाग का एक अभिन्न हिस्सा होने के रूप में, सरकार के जिम्मेदार लोगों से, हमारे संरक्षक के रूप में, हमारे ग्रुप कमांडर के रूप में, हमारे लीडर के रूप में, हमारे रूप में ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं कि ये सच्चाई जब सबको पता है कि पैक्स में वेतन की व्यवस्था नहीं है, तो फिर सहकारिता से समृद्धि, सहकारिता में नवाचार, पैक्स कंप्यूटरीकरण, ये किस प्रकार धरातल पर सफल होंगे, धरातल पर लागू होंगे? हम सबके लिए एक प्रश्न, संदेह प्रश्न, यक्ष प्रश्न खड़ा करता है, जिस पर हमें ईमानदारी से विचार किए जाने की आवश्यकता है। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही विरोधाभासी स्थिति है। हम किसी की सत्ता को, हम किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पैक्स कर्मचारी को कोई आर्थिक परिलाभ दिए जाने की बात आती है, जब पैक्स कर्मचारी की किसी पीड़ा के समाधान की बात आती है, कहीं कोई जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में इस पीड़ा को उठाने के लिए प्रश्न लगाता है, और जब उस प्रश्न का जवाब उस लोकतंत्र के मंदिर में विभाग की तरफ से जाता है, तो एक लाइन का जवाब दिया जाता है, पैक्स स्वायत्तशासी संस्था है, पैक्स का सरकार से कोई संबंध नहीं है, पैक्स का बैंक और विभाग से कोई संबंध नहीं है। इस जवाब के साथ साथ अगर हम ईमानदारी से विचार करें, जब पैक्स का विभाग, सरकार और बैंक से कोई संबंध नहीं है, तो हर रोज नित नए नए आदेश, नित नए नए निर्देश, नित नई नई योजनाएं, नित नए नए गाइडेंस, नित नए नए डिसिप्लिन पैक्स के लिए जो जारी किए जाते हैं, वो किस कैपेसिटी, किस हैसियत और किस स्थिति में किए जाते हैं? ये बहुत विरोधाभासी स्थिति है। हम किसी के अथॉरिटी पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं। हमारा निवेदन तो यह है कि जब आप हमारे शासक के रूप में आदेश जारी कर रहे हैं, तो शासक के रूप में नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि उसके 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था किस तरह की जाए। और अब बहुत ही और प्रदेश में दुर्भाग्यजनक स्थिति बनी हुई है। पिछले दिनों से शासन ने भी देखा होगा, सहकारिता में काम करने वाला हर समझदार व्यक्ति पढ़ रहा है कि कर्मचारी कितना प्रताड़ित और पीड़ित पैक्स स्तर पर किया जा रहा है। रोजगार की सुरक्षा नहीं है, स्थानीय राजनीति के आधार पर, जातिगत भेदभाव के आधार पर, लाइकिंग और डिसलाइकिंग के आधार पर कब किसको नौकरी पर रख लिया जाता है, कब किसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। हायर एंड फायर अगर कहीं सबसे ज्यादा लागू हो रहा है तो पैक्स के अंदर लागू हो रहा है। 15-15 साल से, 10-10 साल से कर्मचारी काम कर रहा है, कोई बोर्ड बदलता है, बोर्ड आता है, वो उसको नौकरी से निकाल देता है। या कोई कर्मचारी 30 साल की, 35 साल की सेवा करके रिटायर होकर जाता है, उसको पीएफ का भुगतान नहीं किया जाता है, ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है। और इन सारी समस्याओं का समाधान जब सहकारी शासन और प्रशासन के स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि कार्य संबंधी सभी निर्देश और आदेश सहकारी विभाग स्तर से जारी किए जाते हैं, तो हमारी ऐसी अपेक्षा है कि हमें वो संरक्षण, पैक्स कर्मचारियों को वो संरक्षण प्रशासनिक रूप से सहकारी विभाग के स्तर पर मिलना चाहिए। और जब सहकारी विभाग और बैंक स्तर पर उसे वो समाधान और संरक्षण नहीं मिलता है, तो वो गरीब कहीं से पैसे उधार लेकर या पड़ोसी से कर्जा लेकर न्यायालय के दरवाजे खटखटाता है, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय के योग्य अधिवक्ताओं की फीस से हम सब अनभिज्ञ नहीं हैं। हम सबको उनके फीस का अंदाजा है, और वो जब महंगी फीस देकर न्यायालय की शरण में जाता है तब उसे न्याय मिलता है। और मैं सहकारी विभाग के शासन के और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ
इस वार्ता के माध्यम से कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभी एक फैसला दिया है जिसमें उसने गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से समिति के बोर्ड को तलब किया है, क्योंकि उसने उस पैक्स कर्मचारी के सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया। फिर उसके 2 दिन बाद जानकारी में आता है एक महिला पैक्स कर्मचारी को बोर्ड व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर सेवा से निकाल देता है, उसकी गुजारिश और निवेदन पर उसको नहीं रखता है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिर निर्देश दिया है कि उसको नौकरी पर रखा जाए, और अगर बोर्ड निर्देश की पालना नहीं करता है तो जिले का डीआर उस समिति के आर्थिक लेन देन पर पाबंदी लगाए। इन स्थितियों का निर्माण क्यों हो रहा है, ये हम सबके लिए विचारणीय है, हम सबके लिए चुनौती है कि सहकारी पैक्स में या सहकारी व्यवस्था में हमें कैसा समाज चाहिए, हमारे कार्मिकों के लिए कैसा वातावरण चाहिए। वो भी एक सामाजिक प्राणी है, वो भी इस समाज में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो मेरी इस वार्ता के माध्यम से सरकार तक, सहकारी विभाग तक ये अपील, ये परिवेदना, ये मार्मिक रिट पहुंचाने की प्रार्थना है कि सहकारी पैक्स में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए वाजिब वेतनमान, सेवा सुरक्षा, सेवानिवृत्ति परिलाभ और हारी बीमारी में कहीं सेवा शुश्रूषा के लिए परिवार की चिकित्सा, इन बातों पर, इन मुद्दों पर विचार करके और माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। सहकारिता में जो हमने सीखी है कि सहकारिता का मूल सिद्धांत एक सबके लिए और सब एक के लिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था में 2 स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक करोड़ों रुपए आयकर के रूप में भुगतान कर रहे हैं, और राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान में इंस्टीट्यूशनल टैक्स पेयर के रूप में नंबर 1 पर एक संस्था के रूप में जानी जाती है। तो 3 भाई में 2 भाई आयकर का भुगतान करें और 1 भाई रोटी के लिए मोहताज हो जाए, तो ये सहकारिता नहीं है। तो सहकारिता के सिद्धांत, सहकारिता के उद्देश्य के तहत कैडर व्यवस्था का पुनर्गठन कर कैडर व्यवस्था को विधानसभा के सत्र में विधिवत रूप से घोषणा कर लागू करते हुए ऋण वितरण के आनुपातिक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के आधार पर कैडर व्यवस्था में कमजोर समितियों के लिए वेतन भुगतान की और प्रशासनिक लागत की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मेरा सभी पैक्स कर्मचारी और कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर में काम कर रहे साथियों से भी अनुरोध, अपील और प्रार्थना है कि हमें पूर्ण प्रामाणिकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ हमारी सेवाओं को अंजाम देते हुए एक पैक्स को व्यावसायिक इकाई के रूप में लेते हुए पैक्स के उपलब्ध साधनों और संसाधनों का सदुपयोग और मितव्ययता से काम में लेते हुए पैक्स को आर्थिक सुदृढ़ और सक्षम बनाने के बारे में बदलते युग और परिवेश के साथ अपनी सोच को भी बदलने की आवश्यकता है। तकनीकी को रूप में कंप्यूटरीकरण को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के युग में कंप्यूटरीकरण के सिवा कोई भी कार्य किया जाना संभव नहीं है। और जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी का लक्ष्य है कि हर पैक्स कंप्यूटराइज हो, हर पैक्स सहकारिता से समृद्धि की इकाई बने, सहयोगी बने, उसमें हमें वर्तमान परिस्थितियों में जहां काम करने की संभावनाएं हैं, जहां काम करने का अवसर है, जिस क्षेत्र में नवाचार को लागू करने की अवसर उपलब्ध है, वहाँ नवाचारों को पूर्ण तन मन धन से, पूर्ण तत्परता और निष्ठा से लागू किया जाना चाहिए, तथा हमें संगठित होकर हमारे हक और हकूमात के लिए, हमारी परेशानियों के लिए संगठित होने की भी आवश्यकता है। नकारात्मकता से पूरी तरह बाहर निकलकर कार्य के प्रति नकारात्मकता खत्म हो, सोच के में नकारात्मकता खत्म हो, आपसी संगठनात्मक एकता और भाईचारे की जरूरत है, क्योंकि प्रजातंत्र में सिर गिने जाते हैं, प्रजातंत्र में एक मजबूत आवाज को सुना जाता है। तो मेरी सभी साथियों से पुरजोर अपील है कि वो संगठित हों, अनुशासित हों और जागरूक बने, ताकि पैक्स भी आर्थिक सुदृढ़ हो और एक कर्मचारी के रूप में हमारी जितनी भी परेशानियां और समस्याएं हैं, चाहे स्क्रीनिंग की हो, चाहे वेतन की हो, सबका समाधान होगा और हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की बधाई और शुभकामनाओं के साथ आप सभी साथियों को आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि उठो, जागो और बढ़ो जब तक मंजिल नहीं मिलती। धन्यवाद। वाह जी वाह, क्या बात है।
ये आमेरा जी, आपका काफ़ी नाम भी सुना था, आपसे कई बार वार्ताएं भी हुई अनेक बार, और आज पहली बार आपका चैनल में इंटरव्यू देके मेरे को बहुत ही खुशी मिली है। और जो आपने सहकारिता के सिद्धांत को समझाया, सहकारिता के जो पैक्स कर्मी जो वेतन को लेके तरस रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनकी पीड़ा को जो आपने जो दर्शाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से, अगर इनका पैक्स कर्मियों का अगर कोई हो जाता है, कोई कॉमन कैडर हो, चाहे वेतन की व्यवस्था इनकी अगर हो जाती है, तो बहुत ही शानदार बात है। हालांकि लेकिन अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे एक और रहेगा कि जो पैक्स कर्मी हैं, परेशान हैं, आज संगठन की संख्या बढ़ रही है, और एक संगठन ज्ञापन देने जाता है, उसके बाद दूसरा संगठन देने जाता है, फिर तीसरा देने जाता है। क्या इससे समस्या का हल हो जाएगा, या इनके ये काम नहीं होने की वजह यही है, या कोई और वजह है? देखो, बचपन में हम सब ने किसान के साथ बैठे और लकड़ी के गट्ठे की कहानी सुनी है। अगर लकड़ी के गट्ठे को सामूहिक रूप से बांधा गया तो तोड़ने में परेशानी हुई, और एक एक करके लकड़ी को तोड़ने की बात आई तो आसानी से कमज़ोर और निर्बल आदमी ने भी तोड़ दिया। तो संगठन में शक्ति है, संघ है शक्ति, कलयुग है, ये हमारा वेद वाक्य है, वैदिक संस्कृति की शिक्षा है। तो हमें संगठित होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। पद और नेतागिरी की भूख से, अनुभवहीनता और नासमझी से ऊपर उठकर हमारी ध्येय को क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारी समस्याओं का समाधान, या टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर अपनी आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा में खोए रहना। तो मेरी यही गुजारिश और यही अपील है कि जो संगठित हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह अगर शहद का मीठा स्वाद चखना चाहते हैं, तो मधुमक्खियों की तरह एक होकर रहना होगा, संगठित होकर रहना होगा। क्योंकि लोकतंत्र में संगठित व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाती है और संगठन में शक्ति होती है। ऐसा युगों युगों से हमारे ऋषि मुनि यशस्वी सब कहते आ रहे हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा, वैसे लोकतंत्र है, सबको अपने अपने हिसाब से सोचने और काम करने की स्वतंत्रता और अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता कहीं आत्ममुग्धता से हमारे लिए आत्मघाती नहीं हो जाए, ये गंभीरता से विचार करना चाहिए। और हमें आत्मघाती सोच से परे हटकर संगठन की सामूहिक एकता और सामूहिक ताकत पर विचार करते हुए संगठित होकर एक सबके लिए और सब एक के लिए सहकारिता में सहकार के भाव को जगाते हुए संगठित होने की आवश्यकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं सहकार नेता सूरजभान सिंह जी आमेरा, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया और पैक्स कर्मियों को विशेष रूप से एकत्रित होने के लिए, चाहे संगठन भले जितने भी चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन सबकी मंजिल एक है, सबका उद्देश्य एक है। तो क्यों ना एक साथ हो जाएं और एक साथ मिलकर अगर मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, तो वो पूरी होने की संभावनाएं भी हैं। अन्यथा ये डफलियाँ यूँ ही बज रही हैं, पहले भी बजती रही हैं, आगे भी बजती रहेंगी। अगर अपनी कौम का भला चाहते हैं तो सभी संगठन एक हो जाएं। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।